खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। कानून में संशोधन होने से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। इस मामले को लेकर लगातार संत सीएम धामी की तरफ से तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरिराज महाराज ने बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा में पारित हुए धर्मांतरण बिल की तारीफ की है। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, आर्ष संस्कार और आद्य सभ्यता निरंतर कल्याणकारी है। यह भारत की संस्कृति सबके सुख सम्मान, स्वायत्तता और निजता में विश्वास रखती है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और सभी प्राणियों को अपने जैसे ही व्यवहार और अपने लिए जैसा हम सुख और सम्मान चाहते हैं वैसा अन्य को भी मिले। कोटद्वार में विश्व एड्स दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने जागरूकता रैली निकालते हुए लोगों को एड्स के लिए जागरूक भी किया। तो तस्वीरें भी आपको कोटद्वार से दिखा रहे हैं, जहां विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि स्कूली छात्रों ने इस रैली में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक भी किया। लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज एड्स आप जानते होंगे कि एक बहुत लंबी बीमारी है, इसका पता बहुत समय बाद चलता है। तो इसके प्रति हम यही कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक की भांति इस एड्स को समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को जागरूक करके करना हमारा कर्तव्य बनता है। एड्स है ये महाविनाशक बीमारी बन चुकी है। ये हम एनएसएस के माध्यम से एक रैली निकाल के हम समाज में दिखाना चाहते हैं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। वहीं विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इसी के साथ कुलानंद मुंडेपी आई इंस्टीट्यूट में विश्व एड्स दिवस पर गोष्ठी, वाद विवाद एवं पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वयंसेवी संस्थानों और डॉक्टरों ने छात्रों को एड्स के संबंध में जानकारी दी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जिले में 299 एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 105 मेल और 101 फीमेल है, जिसमें से एड्स को लेकर समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। तस्वीरें पौड़ी से आपको दिखा रहे हैं, जहां एड्स को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और विश्व एड्स दिवस का आज आयोजन किया गया, जिसमें वाद विवाद गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आपको पौड़ी से दिखा रहे हैं। एक दिसंबर 2022 को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें हमने छात्रों की यहाँ से छात्राओं की एक रैली निकाली और उसमें जागरूकता के जितने मैसेज थे और बैनर करके, और उसमें रैली में जो भी यहाँ पे जागरूकता से लेके जो भी रैली निकाली गई। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे वाद विवाद और एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक पोस्टर कॉम्पिटिशन भी था और एक दूसरा वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी। उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे एड्स से रिलेटेड जो एनजीओज हैं और उससे रिलेटेड जितने समन्वयक यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी ने डॉक्टरों ने मिलकर अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पे जितनी भी इससे विषय में एक्सपर्टीज थे अपने अपने विषयों को अच्छी तरीके से साझा किया। देहरादून में एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी हिमांशु रावत ने एबीवीपी से जुड़े शिक्षक का पुतला दहन किया। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिक्षक ने चमोली जिले के गोपेश्वर नगर में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जो भी घटना हुई वह बेहद शर्मनाक है।
गोपेश्वर के प्रतिष्ठित स्कूल के शिक्षक नरेंद्र सिंह रावत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। हिमांशु रावत के मुताबिक आरोपी शिक्षक एबीवीपी से जुड़ा हुआ है। रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि संघ और भाजपा के लोग इस तरह का कृत्य करते हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। एनएसयूआई इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। इसी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को देश और राज्य कभी माफ नहीं करेगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एनएसयूआई ने पुतला फूंका है एक शिक्षक के खिलाफ जिसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने शिक्षक का पुतला दहन किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। स्कूल के एक टीचर है, शिक्षक, उनका नाम नरेंद्र सिंह रावत है। वो उन्होंने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है जिसकी एनएसयूआई कड़ी निंदा करती है। और हमें पता चला है, पाया गया है कि जो शिक्षक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो ये संघ और भाजपा का और एबीवीपी का चाल और चरित्र जिसकी वो बात करते हैं। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार शुभांगनी ने बताया कि खटीमा सितारगंज रोड पर बस और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए और एक युवती की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। खटीमा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और बस और टेम्पो की टक्कर हो गई। साथ ही इस पूरे मामले में एक युवती की मौत की भी खबर सामने आ रही। ये तस्वीरें आपको खटीमा से दिखा रहे हैं जहां एक युवती की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई और अब उसे अस्पताल में भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 12 लोग घायल हुए, जिनमें से एक मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी सामान्य हैं और उनका इलाज अभी नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जाता है। ये टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हैं और उसके अलावा सितारगंज रोड में सताई खेड़ा में एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ लोग सिताई खेड़ा के रहने वाले हैं, कुछ लोग किच्छा के रहने वाले हैं और कुछ इसमें से खटीमा के भी हैं और जिसकी डेथ हुई है वो तो ये तस्वीरें खटीमा से आपको दिखा रहे हैं जहां बस और टेम्पो की टक्कर हो गई और इसके बाद कई लोग इस हादसे में घायल भी हो गए, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर खटीमा से आपको दिखा रहे हैं जहां एक युवती की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है। खटीमा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां सड़क हादसा हुआ और हादसे में बस और टेम्पर की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। साथ ही इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और इस हादसे में एक युवती की मौत की भी खबर सामने आ रही है। वहीं उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटाने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित किया गया। देर शाम विस के प्रभारी सचिव हेमपंत ने सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है। जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमानी होगा। जो काम मेरे पास आया उसे 2 दिन में पूरा कर दिया गया। किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए सत्र चलाऊं या उचित नहीं है। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। होना चाहिए देखिए ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम लोग थोड़ा लेट हैं। ओरिएंटेशन और कार्यशाला अवश्य होनी चाहिए। लेकिन कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मोबाइल का यूज देखिए बहुत से लोग उसमें कुछ काम भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी स्पीच में कुछ उनको लिखना है तो उस वक्त भी मेरा निवेदन ये रहता है कि आप लॉबी में आकर बैठकर वहां पर काम करें। लेकिन कल जब फोन यूज हुआ
और वहां से बातचीत हुई तो सदन की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची। बहुत खुशी है कि आज उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 2 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पास हो गए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून की प्रावधान हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने के बाद प्रदेश में इसे लागू करने की अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी। वहीं देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक हरीश धामी ने पुनर्वास का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान हरीश धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे गांव हैं जो जोड़ों से मैदान में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन पीड़ित लोगों को आपदा प्रबंधक से जुड़ी हुई सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर एक समृद्ध राज्य की परिकल्पना करना निराधार है। ग्राम पंचायत के सदन चलता है, हम कार्यस्थगन के माध्यम से आपदा का पुनर्वास का मामला हो या जो वहाँ के तटबंधों का मामला हो या जो वहाँ की सड़कें हैं, पैदल रास्ते हैं, पुलिया टूट जाती है, उनको हम सरकार के सामने रखते हैं। तो आज हमने सरकार के सामने रखा है कि अगर हम जमीनें ढूंढने लगे तो मेरे ख्याल से 70-72 से लोग पुनर्वास की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को तराई में पुनर्वास भी हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि हमको जमीन अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ढूंढना है और वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी की ग्राम पंचायत में जाते हैं तो गांव वाले एनओसी नहीं देते। हरिद्वार में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही, निगम की आर्थिक हालत खराब हो गई है। हरिद्वार निगम राजस्व वसूली में तो फिसड्डी है। इसके साथ ही विज्ञापन होर्डिंग के लिए अनुबंधित कंपनी मिसाड नगर निगम को 38 लाख रुपए सालाना का चूना लगा रही है। हरिद्वार मेयर के प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने प्रेस क्लब में पीसी करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही और कंपनी से साठगांठ का आरोप लगाया है। अशोक शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम ने मिसाड इंफ्रा को 79 होर्डिंग का टेंडर दिया था, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 129 होर्डिंग मौजूद हैं। 40 यूनिपोल होर्डिंग का रुपए करीब 38 लाख रुपए जो नगर निगम को मिलना चाहिए उसकी बंदरबांट की जा रही है। मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वैध जो है 89 होर्डिंग है, 89 का ही टेंडर निकाला था। जो टेंडर निकलेगा उतने ही होने चाहिए और वर्तमान में जो पाए गए जो है 129 पाए गए, 129। तो इसकी समय समय पर हम लोगों ने जो है मेयर साहब ने भी अधिकारियों को कहा कि भाई ये अवैध रूप से जो होर्डिंग लगे हैं वो हटने चाहिए। पिछले वर्ष के भी 3-4 लेटर है, आदेश है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बार बार हम लोगों ने ढुलमुल रवैया देखा तो हमने अपने स्तर से जो है गिनती कराई तो उसमें 129 पाए गए हैं। उधम सिंह नगर में एक आशिक को उस वक्त भारी पड़ गया जिस वक्त अपनी प्रेमिका से मिलने गया, तभी आशिक को पकड़कर परिजनों ने जमकर पीट डाला और इतना ही नहीं, मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मारपीट का प्रकरण सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को पंजीकृत कर दिया। हालांकि ये मारपीट का वीडियो बीते 26 नवंबर का है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के नानकमता थाना क्षेत्र में दीउत्री निवासी जहीर अहमद ने एसपी सिटी से मुलाकात की। उसने एसपी सिटी को सौंप तहरीर में कहा कि पिछले दिनों गांव के ही कुछ लोग उसे बुलाकर अपने घर ले गए, जहां उसे कमरे में बंद करके लाठी डंडों से जमकर पीटा। जहीर अहमद इनका नाम है और इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और एक वीडियो इनके द्वारा दिखाया गया है। तो उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको थाना नानकमता भेजा गया और इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया पे जो भी घटनाएं इसमें प्रसारित होती हैं उस पर संज्ञान लेके उसमें विधिक कार्रवाई।
वहीं पहाड़ पर गुलदार के साथ अब भालू का भी आतंक फैल गया है। बागेश्वर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के चुचेर गांव में एक बुजुर्ग को भालू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका चेहरा पूरी तरह से नोच दिया गया। भालू के हमले में बुजुर्ग की हालत ऐसी हो गई कि उसे देखकर किसी भी रूह कांप जाए। भालू के हमले के बाद अत्यधिक रक्त होने के से बुजुर्ग की हालत बेहद गंभीर हो गई है। सब जन उन्हें जिला अस्पताल ला रहे हैं, वह मौत से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में एक माह में यह दूसरी घटना है जिससे दहशत फैल चुकी है। लोगों ने वन विभाग पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने गश्त करने और खूंखार जंगली जानवरों पर नियंत्रण करने की मांग की है। जी, निसंदेह दुखद घटना है। इसमें उनको विभाग की तरफ से जो भी अहेतुक धनराशि होगी त्वरित सहायता के रूप में वो प्रदान की जाएगी और क्षेत्र में दे दी गई है। गश्त के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी विभाग से और भी इनकी मदद होगी। सर आज सुबह जो है ये 7-7:15 बजे करीब जंगल को जा रहे थे। नाम तो ये ठेली गधेरे, नाम भगत सिंह करूंगा वह इनका। तो ये जब जंगल को जा रहे थे सुबह 7:15 बजे करीब, उम्र इनकी 67-68 के करीब ऐसी होगी है। तो सर ये जब वहाँ जंगल में जब पहुंचे वो ठेली वाले गधेरे में, तो वहाँ दो भालू जो है झपट पड़े सर इन पे। तो उन्होंने अटैक किया इनको। जब इनकी आवाज आई बचाओ बचाओ, जरा हल्ला हुआ वहाँ, तब ग्रामीणों को पता लगा सर उधर। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर बाजपुर कोतवाली में सीज और लापरवाही वाहनों की नीलामी कराई गई। कोतवाली में खड़े 31 वाहनों की नीलामी 5,26,000 रुपए में हुई। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर सीज और लावारिस वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। नीलामी प्रक्रिया के दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीण सिंह, कोशियारी समेत पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं 161 लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। कोतवाली में नीलामी के दौरान 28 दोपहिया वाहन, 2 कार और 1 डंपर की नीलामी हुई। हाँ, थाना ये कोतवाली बाजपुर में जो हमारी बाइकें हैं और डंपर और कार खड़ी थी, जिनको एसएसपी सर की अनुमति से जो कमेटी है, कमेटी की बैठक में कमेटी के द्वारा आज ये एक्शन की तिथि नियत की गई थी, जिसमें 28 बाइक, 1 डंपर, 2 कार, 1 कैटेगरी की, 1 कार अलग कैटेगरी की थी। तो लगभग 2,86,000 इसका आकलन जो हमारे एआरटीओ हैं उनके द्वारा किया गया था और आज लगभग 5 लाख में पूरी बोली गई। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों को भी जल्द शुरू किया जाए। कहीं पर समस्या है तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाए। इस मौके पर डीएम के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं, तो सभी कार्य गतिमान हैं। तो उनके द्वारा उनका आज पीआईयू के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कई जगह पर जहां पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है, तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है और जल्द से जल्द उसमें भी जो हमारा ध्वस्तीकरण होना है वो भी प्रारंभ होगा। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह रैली गांधी पार्क से शुरू हुई, जिसे शहर के प्रमुख स्थानों में लोगों को जागरूक किया गया। राज्य भर में एड्स के करीब 5,000 से अधिक मामले हैं। आपको बता दें कि विश्व एड्स दिवस बनाने की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की थी। इस कारण से हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आज विश्व एड्स दिवस है और
इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसकी जन जागरूकता के लिए एक हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी एड्स के जितने भी बीमार लोग उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो इक्वलाइज थीम है। उसका मतलब यही है कि जो HIV ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव अगर समाज में किया जाता है तो वो ना किया जाए, वो उसमें और जो आम जनमानस है उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सिंपल एक वायरस उनके शरीर के अंदर है। आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी साथियों ने एक रैली का आयोजन करा है। इसका जो संदेश है वो ये है कि आम जन में विश्व के एड्स दिवस के बारे में जागरूकता फैले, इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैले और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए हमारे देश से। और सभी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको ये जागरूकता फैलाने का हमारा ये संदेश दे रहे हैं हम कि इस रैली के माध्यम से कि इस बीमारी को सब जाने और इसके टेस्ट करवाएं, इसके प्रिकॉशंस लें। नमस्ते, मेरा नाम कशिश रावत है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक डीएवी की छात्रा हूँ। हमने आज एड्स दिवस के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई है कि इस बारे में खुलकर बोला जाए, इस बीमारी के बारे में प्रिकॉशंस ली जाए और इसका पूरी तरीके से उपचार किया जाए। धन्यवाद। हरिद्वार पुलिस लाइन में बने पुलिस मॉडल स्कूल में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की पहल पर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। इस क्लास में बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए बी ग्राड कंपनी भगवानपुर की ओर से स्कूल को स्मार्ट क्लासेस के लिए स्मार्ट पैनल, टच स्क्रीन, प्रोजेक्ट और फर्नीचर दिए गए। इसका उद्घाटन करने पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस मॉडल स्कूल में पहले स्मार्ट लैब बनाई गई थी। आज स्कूल में स्मार्ट क्लास भी शुरू की जा रही है। इसके माध्यम से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होने पर टीचर और छात्र भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूल की टीचर का कहना है कि स्मार्ट क्लास शुरू होने से बच्चों को इसका काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि एसएसपी ने इसका शुभारंभ किया है। पुलिस मॉडल स्कूल है, इसमें जो है पहले एक स्मार्ट लैब बनाई गई थी बी गार्ड कंपनी के सहयोग से CSR फंड से, और आज जो है क्लास 10th के लिए जो हमारा शुरू हुआ है ये स्मार्ट क्लास का। नेचुरली जो बच्चे जब स्मार्टली जब क्लास में रहते हैं, जब वो चीजों को विजुअली देखते हैं तो ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर होता है और ज्यादा चीजें वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत जो चल रही है उसमें कदम हम आगे बढ़े। कोशिश रहेगी कि अभी और भी क्लासेस को हम स्मार्ट करें जिससे कि बच्चों को अच्छे गुणवत्ता एजुकेशन मिले और आगे बढ़े। Today we have started a smart class here, and our Rekha ma'am has taken an initiative to make our student very much of their capacity can be enhanced by this smart class. So this would be definitely going to beneficial for our students. They can learn so much from this activity. Good morning, sir. My name is Srishti Egi and I am from 10th class. And about today's opening of smart class, I want to say that the future generation is about the smart class, and this is the best way to explain everything, because we can understand anything with animation more. Without animation, it is suspicious for us. Therefore, I want to say that it is the best way to explain anything. वहीं अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा जसपुर पहुंचे और जसपुर कोतवाली उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही लंबित पड़े मुकदमे और तहसील में भूलेखों का संज्ञान लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोतवाली जसपुर का निरीक्षण किया गया, जहां SC/ST के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 मुकदमों में SC/ST होना नहीं पाया गया है और 2 मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है। साथ ही लोगों को मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं 1 हफ्ते के अंदर धनराशि उपलब्ध कराकर रिपोर्ट दी जाए। साथ ही उप जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों से बातचीत करते हुए जिसमें 143 के 23 केस लंबित हैं,
जिसको लेकर बताया गया कि जो एसटी के जमीन के मामले हैं उनकी जांच करने के बाद ही बिक्री की जाए, साथ ही दाखिल खारिज के लिए पूर्व सावधानी बरतकर कार्रवाई की जाए। कोतवाली का निरीक्षण किया था, जहां पर जो है 4 मुकदमे पंजीकृत हैं SC/ST में, जिसमें 2 केसों में SC/ST होना नहीं पाया गया है। 2 केसों का चार्जशीट फाइनल करके भेजी गई है, न्यायालय में सबमिट की गई है। उसमें मैंने जो देखा कि तो एक रिकॉर्ड होता है जिसकी कंपनसेशन के अंतर्गत उनका सूची यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अभी तक जो है मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको हमने तत्काल समाज कल्याण अधिकारी को वहीं से निर्देश किया है कि इन केसों में 1 हफ्ते के भीतर धनराशि उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।